अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो अहम मुलाकातें हुई हैं, वो तकरीबन 3 मुलाकातें जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की हुई हैं और उनमें अहम मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। और ये जो सीट एडजस्टमेंट्स की जो बातें हो रही थी, वो मैंने आपको कहा था कि बहुत मामूली बातें हैं। इसके अलावा और बड़े मामला हैं जो तय हो गए हैं, और इनमें एक तो जजिस का मामला था और इसके अलावा इमरान खान साहब का मामला था। इसके अलावा जो आइंदा की हुकूमत बनाने की हिकमत अमली है, उसके हवाले से जो मामलात हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं। और हुकूमत बनाने के जो मामलात थे वो इससे पहले जो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से तकरीबन 1.5 साल पहले मिले थे, तो तब उस वक्त ही मामलात तय पा गए थे। और अब मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातों में उन मामलात को फाइनल कर लिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की दुबई में जो मुलाकात हुई और उसमें जो आइंदा हुकूमत बनाने की हिकमत अमली फाइनल हुई है, वो कुछ इस तरह से है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी, उसका जो मैंडेट है सिंध में, उसको तस्लीम कर लिया गया है। और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की आइंदा इलेक्शन के बाद भी सिंध में हुकूमत होगी। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून है, उसका 2018 में जो मैंडेट है और उसको जो चुराया गया, उसको भी जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं और जो पीपल्स पार्टी है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसने उस जो मैंडेट है उसको तस्लीम कर लिया है। और ये फैसला किया गया है, ये प्लान है अब आगे का, कि जो मुस्लिम लीग नून है वो पंजाब में आइंदा इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बनाएगी। इसके अलावा जो KPK है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के जो सरबराह हैं, उनको CM-शिप दी जाएगी। उनकी किसी भी पार्टी के मेंबर को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है और उनकी जो मदद करेगी सियासी तौर पे, जो नंबर गेम होगी, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अहम किरदार अदा करेगी। जबकि बलोचिस्तान जो है, उसमें वही बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, जो अभी का सेटअप है वही आइंदा भी सेटअप होगा आइंदा इलेक्शन के नतीजे में। इसके अलावा जो मुल्क के आइंदा सदर हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइंदा मुल्क के सदर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो खबर है वो यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी आइंदा मुल्क के सदर हो सकते हैं। जबकि एक और ख़बर है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो आइंदा इलेक्शन के बाद भी वज़ीर आज़म जो हैं वो बरकरार रह सकते हैं। तो मेरा इस हवाले से जो है वो ना में जवाब है। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे तो नहीं दुबई आ रहे, ऐसे तो नहीं वो सऊदीया जा रहे। तो ये सारे जो मामलात उनके तय हो रहे हैं, जो दोस्त ममालिक के जो मंदोबीन हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं दीगर ममालिक के, दोस्त ममालिक के, वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं। तो वो ऐसे खाम खा तो नहीं मिल रहे ना। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे तो खाम खा तो भाग दौड़ नहीं कर रहे, आखिर इसका एक मकसद है। और जो मुलाकातें हो रही हैं दीगर ममालिक के मंदोबीन से, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। और मियां शहबाज शरीफ साहब का मुझे नहीं लगता कि आइंदा वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। एक खबर चली थी कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वज़ीर आज़म आइंदा जो होंगे वो शहबाज शरीफ साहब हों, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। मुझसे दोस्तों ने भी ये बात पूछी थी कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आइंदा भी मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, तो मैंने तब भी यही बात की थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब आइंदा मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म होंगे। मुझे यही लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक और भी है कि इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है। इसके अलावा जो दोस्त ममालिक हैं, खुसूसन चाइना, वो भी यही चाहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हों, क्योंकि चाइना ने जो CPEC का मामला शुरू किया था वो मियां नवाज शरीफ साहब की PM-शिप में ही शुरू किया था और फिर उसको बड़े कामयाबी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब और जो चाइना है उसने चलाया था। वो तो फिर बाद में इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया। और जो पाकिस्तान और जो चाइना है उनके दरमियान जो CPEC के हवाले से मुआहदे थे, वो सारे इमरान खान साहब ने अमेरिका को दिखा दिए थे। हालांकि जो मुआहदा था वो यही था, ये तय हुआ था कि जो पाकिस्तान है वो CPEC के हवाले से चाइना के जो प्रोजेक्ट्स के जो मुआहदे हैं वो पाकिस्तान किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने चाइना के साथ किया गया मुआहदा तोड़ा और वो उन्होंने जाकर सारे मुआहदे अमेरिका को दिखा दिए। तो इसी वजह से फिर चाइना जो है
वो इमरान खान साहब से खासा नाराज़ हो गया था और अब भी जो वो नाराज़गी है चाइना की वो इमरान खान साहब से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा सऊदीया है और जो चाइना, मैं आपको बता चुका हूँ कि इन तमाम ममालिक की जो ख्वाहिश है वो यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आइंदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। नैब तरामीमी ऑर्डीनेंस की बात कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको 2 तरामीम का जिक्र किया था जो की गई हैं। उनमें एक तरमीम तो ये थी कि मुल्ज़िम अगर जो नैब की तहकीकाती टीम है उसे अदम ताउन करता है तो अब चेयरमैन नैब को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर सकता है। इसके अलावा अगर मुल्ज़िम जो है उसका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पहले नैब लेती थी तो अब वो 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है और फिर अब मुल्ज़िम अगर 1 महीना जिस्मानी रिमांड पर है तो फिर 2 महीने भी उसका जिस्मानी रिमांड हो सकता है। तो अब और भी तरामीम जो हैं वो सामने आई हैं नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस 2023 के तहत। उसमें ये है कि जो मुल्ज़िम है अब उसको अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो एक और अहम तरमीम की गई है वो ये है कि अब अगर मुल्ज़िम जो है वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने शामिल तफ्तीश है तो वो उस दौरान तफ्तीश किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकता और अगर अपील करेगा तो वो खारिज हो जाएगी। तो ये कानून बना दिया गया है कि अब तफ्तीश के दौरान जो भी कोई मुल्ज़िम है वो अदालत नहीं जा सकता। और हमारे जो खान साहब हैं वो नैब की तफ्तीश के दौरान अदालतों में जा रहे हैं तो अब ये मामला जो है ये ख़त्म कर दिया गया है, किस्सा ही ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है, वो तोशा खाना केस से मुतालिक हो सकता है, उसको आप जोड़ सकते हैं उसके साथ। वो ये है कि अगर किसी ने किसी को फ़ायदा देने के बदले में तहाइफ लिए हैं तो वो भी सज़ा का हकदार करार दिया गया है। और जो नैब चेयरमैन है वो जो केस है वो उस केस में से किसी को भी वादा माफ़ गवाह बना सकते हैं और अगर वादा माफ़ गवाह बनता है और अगर वो कोई बात छुपाता है तो वो भी सज़ा का मुस्तहिक करार दिया जाएगा और उसकी जो माफ़ी है तो उसकी माफ़ी को मनसूख कर दिया जाएगा। और जो वादा माफ़ गवाह है उसकी जो गवाही है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा जो नैब चेयरमैन है वो किसी भी केस की पैरवी के लिए किसी भी जो वकील है उसको ले सकते हैं। अब ये जो तहाइफ का मामला है कि किसी को फ़ायदा देने की खातिर तहाइफ लेना, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है मामला तोशा खाना केस से कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस है ये भी तो बिल्कुल ऐसा ही मामला है ना कि मलिक रियाज साहब का केस था 190 मिलियन पाउंड का, कि मलिक रियाज साहब ने फ़ायदा लेने के लिए फिर तहाइफ का सिलसिला शुरू किया इमरान खान साहब और उनकी जो एहलिया बुशरा बीबी के लिए। और फिर अलकादिर ट्रस्ट केस जो सामने आया है वो भी यही है कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उसमें ट्रस्टी बने। और पहले जो इनके साथ ट्रस्टीज़ में शामिल थे वो जुल्फी बुखारी साहब थे और डॉक्टर बाबर अवान साहब थे जो इनके वकील भी थे इमरान खान साहब के, अब जो लंदन जा चुके हैं। तो फिर उसके 15 दिन के बाद जो है ट्रस्टीज़ बनने के बाद ये दोनों ट्रस्टीज़ जो हैं ये गायब हो गए, इनको निकाल दिया गया इमरान खान साहब और उनकी एहलिया की तरफ से, और सिर्फ 2 ट्रस्टी बाकी रह गए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी। तो उसके बाद जो मामला है वो यही फिर सामने आता है कि जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है जो 190 मिलियन पाउंड का केस था वो मलिक रियाज साहब ने अपने पैसे बचाने के लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को फ़ायदा दिया और फिर उनको यूनिवर्सिटी बना के दी, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। तो फिर अब ये जो केस है कि किसी को फ़ायदा देने के लिए जो तहाइफ का मामला है तो उस पर भी सज़ा हो सकती है और वादा माफ़ गवाह जो सामने आ सकता है, जो नैब चेयरमैन है वो किसी को भी वादा माफ़ गवाह बना सकते हैं। तो ये ख़बरें बहुत ज़्यादा आम है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें मलिक रियाज साहब जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं और इसमें ख़ासी सच्चाई है इस खबर में कि मलिक रियाज साहब सामने आएंगे और वो इमरान खान साहब और जो बुशरा बीबी हैं उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। अब मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस 2023 रातों रात लाया गया है वो
पीटीआई के चेयरमैन के लिए नहीं है। और बहुत दूर नहीं जाते, हम कल की बात कर लेते हैं कि जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी ये बात की है कि जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लिए नहीं है। वो कैसे नहीं हो सकता? सामने क्लियर नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान साहब के लिए ही लाया गया है, कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदम ताउन कर रहे हैं। नैब की जो तहकीकाती टीम है उस उनके हवाले से ये बनता है, फिर ये तरमीम तो लाई गई है, इसी हवाले से ही महसूस होता है। इसके अलावा ये जो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, ये 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड बन सकता है, तो ये कानून बन गया है। तो इस हवाले से भी ये इमरान खान साहब पर पूरी तरीके से फिट बैठता है कि इमरान खान साहब को 1 महीने के लिए गिरफ़्तार किया जा सकता है और फिर आगे भी दौरानिया बढ़ाया जा सकता है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का। फिर उसके बाद ये जो तोशाखाना केस है, इसमें भी ये मामला बड़ा फिट बैठता है कि जो इमरान खान साहब को जो तहाइफ मिले हैं और जो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब को फ़ायदा दिया है, फ़ायदा लिया और फ़ायदा दिया है, तो ये भी जो तरमीम आई है तो इमरान खान साहब पर बिल्कुल ये मामला फिट बैठ जाता है। तो फिर कैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये तरमीम मंजूर नहीं हुई? अच्छा, इसमें एक और मामला भी है, वो ये है कि ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 है, ये रातों रात क्यों सामने लाया गया कि हमारे जो कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब थे, उन्होंने रातों रात कैसे इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो साइन कर दिए। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कल पाकिस्तान पहुंच गए और उन्होंने जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां भी संभाल ली। तो इसी वजह से कि सदर आरिफ अलवी साहब सुबह को पहुंच जाएंगे, इसीलिए रात में किसी पहर में जो है वो कायम मकाम सदर है सादिक संजरानी साहब, उन्होंने इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन कर दिए। कल एक और वावेला होता रहा और पीटीआई शुरू में बहुत खुश होती रही कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना फौजदारी केस है वो ख़त्म हो गया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने उसको नाकाबिल समात करार दे दिया। तो ये बिल्कुल ही गलत फहमी थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो केस रिमांड हुआ है और ये केस ख़त्म नहीं हुआ है, असल में जो एप्लीकेशन थी इमरान खान साहब की तरफ से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। वो ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो कंप्लेन की है वो इलेक्टेबल्स के ख़िलाफ़ 120 दिन के अंदर जो है वो कंप्लेन करवा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वक्त गुजर जाने के बाद 120 दिन के बाद जो है वो कंप्लेन लेके आए वो सामने। और उसके बाद जो है जो ट्रायल कोर्ट है उसमें भी इमरान खान साहब ने उस मामले को चैलेंज किया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने 120 दिन के बाद ये कंप्लेन दायर की। तो जो ट्रायल कोर्ट थी, जो सेशन कोर्ट थी, उसने इमरान खान साहब की दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया था। और अब तो मामला यहाँ तक आ गया था कि जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना फौजदारी केस में फ़र्द जुर्म आयद करने का भी कह दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने इस केस के ख़िलाफ़ कि ये केस बनता ही नहीं है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने 120 दिन के बाद ये कंप्लेन दर्ज करवाई है। तो इसी हवाले से जो हाई कोर्ट है, जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने दोबारा से इस केस को रिमांड किया और दोबारा से इस केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया हुमायूं दिलावर साहब के पास कि वो दोबारा इस केस को देखें, 7 दिन के अंदर फ़ैसला करें और इलेक्शन कमीशन के वकील को भी बुलाएं और इमरान खान साहब के वकला को भी सुने और फिर फैसला करें कि ये केस वाकई ही बनता है या नहीं बनता। तो इस हवाले से अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिकली जो फ़र्द जुर्म का मामला है वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो तोशाखाना फौजदारी केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ये इमरान खान साहब की जान नहीं छोड़ेगा और इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल है कि इस केस में नाअहली हो सकती है और ये इसी वजह से केस चल रहा है। ये केस ख़त्म नहीं हुआ। ये किसी को अगर गलत फहमी है कि तोशाखाना केस ख़त्म हो गया, तो ये ख़त्म नहीं हुआ और ना ही ये ख़त्म होगा। ये इमरान खान साहब के लिए एक तलवार की मानिंद है और ये तलवार जो है ये इमरान खान साहब के सर पर लटक रही है। कल एक और अहम मामला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में
एक बेंच लगा हुआ था, वो था जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का। अच्छा, 3 से 7 जुलाई तक जो रोस्टर सामने आया वो 2 बेंचेस बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का, उनके साथ जो जज हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, वो भी 2 रुकनी बेंच है, और एक और बेंच है वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का है और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं। अब इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त इस बेंच के सामने लगी, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के सामने। तो उसमें वो केस जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का है, और वो जो केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उसमें जो दहशत गर्दी की दिफात हैं वो शामिल की गई हैं, और वो केस है वकील अब्दुल रज़ाक साहब के मर्डर का, कि उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज करवाया था। वो ये था कि आर्टिकल 6 के हवाले से, और उसकी अभी समाअत होनी ही थी कि उससे पहले ही जो अब्दुल रज़ाक साहब हैं उनका मर्डर हो गया, और उनके बेटे की मदियत में जो केस दर्ज हुआ वो इमरान खान साहब को उसमें नामजद किया गया, और फिर केस के बीच FIR जो थी उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दिफात भी शामिल कर दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने उसके ख़िलाफ़, उस FIR के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, उसको चैलेंज किया था, और जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था उसने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी, जो चैलेंज किया था उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, और उसमें इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 जून से लेके 21 जून तक जो है वो प्रोटेक्टिव बेल मिल गई थी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने दोबारा से जब 21 जून को दोबारा दरख्वास्त ज़मानत दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, फिर वहाँ उनको 21 जून से लेके 3 जुलाई तक प्रोटेक्टिव बेल मिली। उसके बाद कल आखिरी दिन था, 3 जुलाई थी, तो इमरान खान साहब के जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की अदालत में पेश हुए थे, और फिर जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने खिलाफ़े तवक्को जो लतीफ़ खोसा साहब की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया, और जो इमरान खान साहब की ज़मानत थी वो भी उस हवाले से ख़त्म होती दिखाई दी, क्योंकि आखिरी दिन था। और जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, उनके फ़ैसले को हम कलअदम करार नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा भी जो सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच है ये भी 2 रुकनी बेंच है। तो अगर आपको मामले को चाहते हैं कि इस मामले को देखा जाए और इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, तो इसके लिए आप जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं उनको दरख्वास्त दें कि वो एक बड़ा बेंच बनाएं, 3 रुकनी बेंच बना दें, ताकि इस मामले को देखा जा सके, और आपको जो है ये जो आप चाहते हैं कि इस फैसले को, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करा दिया जाए, तो वो फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब इस मामले को देखेंगे और वो ही इस मामले को कलअदम करार दे सकते हैं। वरना फिर ये है कि जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का फैसला है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, तो आप उनके साथ ताउन करें, इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ ताउन करें, जिस पे लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जी मेरे जो मौकिल हैं उनकी जान को ख़तरा है, वो बलोचिस्तान तो जा नहीं सकते, तो इसी वजह से आप इस फैसले को ही कलअदम करार दे दें। तो फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने इस बात को कबूल नहीं किया, और उन्होंने जो लतीफ़ खोसा साहब की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है, और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब उम्मीद है कि इमरान खान साहब की मदद को आएंगे और एक 3 रुकनी बेंच बनाएंगे, और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद फिर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए। अब ये मामला भी लटक रहा था, जो अब्दुल रज़ाक मर्डर केस था उसमें इमरान खान साहब की 3 जुलाई तक जो है वो प्रोटेक्टिव बेल थी। अब अगर वो आखिरी दिन अगर उनको मज़ीद बेल ना मिलती तो ऑटोमेटिकली जो अरेस्ट वारंट हैं वो जारी हो जाते इमरान खान साहब के। तो फिर उसके बाद अब दोबारा से 3 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने प्रोटेक्टिव बेल ले ली अब्दुल रज़ाक मर्डर केस में, और अब वो जो प्रोटेक्टिव बेल है वो 4 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक है। तो अब देखें ना, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी सिविलियंस का जो ट्रायल है वो सिविलियन अदालतों में होना चाहिए।
अब कैसे सिविलियन अदालतों में होना चाहिए? अब फ़ौज के इमरान खान साहब मुजरिम है, अब फ़ौज अगर इंसाफ चाहती है तो वो कहाँ से इंसाफ लेगी? अब जो थोक के हिसाब से इमरान खान साहब को ज़मानतें मिलती हैं और अभी भी मिल रही हैं। अब 3 दफ़ा अब्दुल रज़ाक मर्डर केस में इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से 2 हाई कोर्ट से पाकिस्तान की ज़मानतें मिली हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट है और 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को ज़मानतें मिली हैं। तो फिर कैसे फिर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो? फ़ौज इस हवाले से सच्ची है और वो फिर चाहती है कि इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से जो कुछ उन्होंने करवाया है और जो फ़ौज में उन्होंने बगावत करवाने की कोशिश की है उसके हवाले से इमरान खान साहब को सज़ा मिले, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल हो। और इमरान खान साहब ने तो जो 9 मई के वाक़यात करवाए और जो मियाँ वाली में जो एयर बेस के ऊपर अटैक करवाने की कोशिश की, वहाँ के जहाज़ों को जलाने की कोशिश की, तो इस हवाले से तो फ़ौज मुत्तहद है कि इमरान खान साहब के जो ख़िलाफ़ ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि वो सिविलियन अदालतों की हालत तो देख ही रहे हैं। एक और अहम मामला जो मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के माबैन दुबई में तय पा गया है, वो है जूनियर जजेस की जो तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से पीडीएम जब वो अपोजिशन में थी तब भी इन जूनियर जजेस ने इन पीडीएम रहनुमाओं की नाक में दम किए रखा, और अब जब ये पीडीएम हुकूमत जो है वो अब इक़्तिदार में है तो उसके बाद भी जो जूनियर जजेस हैं उन्होंने इन हुक्मरानों की नाक में दम किया हुआ है। तो इसी हवाले से बड़ा एक अहम फैसला हुआ है, वो ये है कि जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए गए हैं उनको जो है वो हटाया जाए और जो सीनियरिटी की बुनियाद पे जो जजेस हैं उनको सामने लाया जाए और उनकी हायरिंग की जाए, उनकी अपॉइंटमेंट की जाए। तो इस हवाले से जो है वो फैसले हो चुके हैं। अब इस हवाले से ये जो मामला है कि जो भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको अगर हटाया जाना है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए हटाया जा सकता है आर्टिकल 209 के तहत। तो इस हवाले से जो हुकूमत के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 209 के अलावा भी रिवायत मौजूद है, ऐसे फैसले मौजूद हैं जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको घर भेजा गया है। इसमें एक असद अली केस है, उसमें चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को भेजा गया था। इसके अलावा अल जिहाद ट्रस्ट केस है, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बेनज़ीर साहिबा जो थी वो वज़ीर आज़म थी, उसमें खिलाफ आइन जो जजेस थे उनको घर भेजा गया था और फिर नए जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई थी। और फिर इसके अलावा जो पीसीओ का केस है 31 जुलाई 2009 का, उसके तहत भी जो फैसला हुआ था, जो पीसीओ के तहत जजेस ने हल्फ उठाया था, उनको भी घर भेजा गया था। और जो आइन बहाल किया गया था, डोगर साहब की अदालत ने जो बहाल किया था, वो उसके तहत भी जो जजेस सामने आए थे उनको भी वापस घर भेज दिया गया था जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बने थे। तो अब भी ये मामला जो है वो सामने आ रहा है और जो जूनियर जजेस हैं, जो सिलसिला जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब, उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने मुनीब अख्तर साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चौथे नंबर पे आते थे, जूनियर जज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में वो लेके आए थे। इसके अलावा जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनको लाया गया था लाहौर हाई कोर्ट से। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया था, वो भी जूनियर जज थी। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, वो भी जूनियर जज थे। वो खैर अब जो हैं वो एक आज़ाद ख्याल जज समझे जाते हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ बैठ के उन्होंने जो हाफिज़ कुरान का एक फ़ैसला था वो दिया था, जुडिशल ऑर्डर दिया था कि 184(3) के तहत अब चीफ जस्टिस जो हैं वो फ़ैसला नहीं कर सकते, कोई बेंच नहीं बना सकते जब तक जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से क़वानीन नहीं बन जाते। तो उसमें उस बेंच में वो शामिल थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, तो वो भी एक जूनियर जज हैं। इसके अलावा जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं वो सिंध हाई कोर्ट से लाए गए, वो भी जूनियर जज थे। इसके अलावा जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं, वो भी सिंध हाई कोर्ट से लाए गए हैं, वो भी जूनियर जज थे। तो ये जो तमाम जजेस हैं इनकी जो आगे का मुस्तकबिल है उस पर भी खासा लग रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और सवालिया निशान इस पर भी इनकी जो मुस्तकबिल है उस पर लगता नज़र आता है। अगर
जो मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का फैसला हुआ है, तो उसके नज़र से अगर देखा जाए, और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो जजेस की सीनियरिटी के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स का मामला है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के जो मरहूम चीफ जस्टिस थे वक़ार अली सेठ साहब, उनकी एक दरख्वास्त थी जब ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब अपॉइंट हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दी थी कि वो सीनियर हैं, तो सीनियरिटी को देखा जाए तो ये कैसे जूनियर जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, जो मास्टरमाइंड थे इन तमाम जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के हवाले से, तो वहाँ उन्होंने दरख्वास्त दी थी, वहाँ पे भी उनको नहीं सुना गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त तैयार की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी अपॉइंटमेंट्स का मामला है जजेस की, वो सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करे कि ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये किस बेस पे की जा रही हैं और किस बेस पे आइंदा की जाएंगी। तो इस हवाले से जो है वो एक रोड मैप जो है वो तय होना चाहिए। वो जो दरख्वास्त थी सेठ साहब की, वक़ार अहमद सेठ साहब की, वो अभी तक जो है वो पेंडिंग है और अब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि अब वो एक इस दरख्वास्त के साथ ही एक मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो ये कहेगी कि वक़ार अहमद सेठ साहब की जो दरख्वास्त है वो पेंडिंग है कि एक रोड मैप जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तय किया जाए, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट तय करे। तो इसी हवाले से अब हुकूमत ये दरख्वास्त देगी। अब वो कब देती है, वो 1 महीने बाद देती है, 2 महीने बाद देती है, जब भी देती है, लेकिन हुकूमत ये फैसला कर चुकी है और मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान ये तय हो गया है कि ये दरख्वास्त जो है ये दायर की जाएगी और वक़ार अहमद सेठ साहब की जो दरख्वास्त है वो लगेगी और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हों या और कोई चीफ जस्टिस हों, वो उस दरख्वास्त से इनकार नहीं कर सकेंगे और उनको वो दरख्वास्त जो है वो लगानी पड़ेगी। और ये नहीं वो कह सकते कि अब वक़ार अहमद सेठ साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दरख्वास्त तो पेंडिंग है। तो इसी हवाले से अब इस केस को सुना जाएगा और फिर जो फैसला आएगा उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये तमाम जो जूनियर जजेस हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, ये 7 जजेस हैं। एक नाम मैं लेना भूल गया, जस्टिस शाहिद वहीद साहब का, वो भी एक जूनियर जज हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज थे। उनको सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो बनाया गया। तो इस हवाले से ये तमाम जो जूनियर जजेस हैं इनको वापस भेजा जा सकता है हाई कोर्ट्स में और फिर सीनियरिटी की बुनियाद पे नए जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।